हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 9 मई 2025 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अभी रिसेंटली करेंट के हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी देखेंगे, क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कीमती है हमारा। तो फ्रेंड्स, सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, सरकार ने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? 3, 4, 3, 5, 7, 10। तो फ्रेंड्स, जो है सरकार ने राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की जो योजना बनाई है वो है फ्रेंड्स 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र। अब शॉर्ट में निचोड़ देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सरकार ने जो आईआईटीएस को सशक्त करने हेतु यह निर्णय लिया है कि कुल 5 उत्कृष्ट केंद्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होंगे और इस परियोजना में लगभग 60,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। केंद्र उन्नत टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित होंगे और इससे इंजीनियरिंग और डिजिटल शिक्षा को बल मिलेगा। रोजगार और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा और यह जो कदम है आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत लिया गया है। केंद्रों में वैश्विक स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। उद्देश्य भारत को तकनीकी नवाचार में वैश्विक नेतृत्व दिलाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने रन बनाए? 3,800, 4,200, 3,301, 4,450। तो फ्रेंड्स, जो है टेस्ट क्रिकेट में जो रोहित शर्मा ने जो रन बनाए थे वो बनाए थे 4,301। रोहित शर्मा जो है 11 वर्षों का टेस्ट कैरियर खेला है और जो है कुल 67 टेस्ट मैच खेले इन्होंने और 4,301 रन बनाए, जिसमें से 12 शतक शामिल है। डेब्यू 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था और उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर रहा 212 रन। रोहित सीमित ओवर क्रिकेट में सफल कप्तान रहे और उन्होंने भारत को आईसीसी ट्रॉफी दिलाई। विदेश में ओपनिंग करते हुए शानदार रिकॉर्ड बनाया था। तकनीकी बल्लेबाज और लंबी पारियों के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होंने WTC फाइनल 2023 तक का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारत की महिला टीम में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तनिषा वज्रज्योति, सुरेखा वेनेम, मधुमा दहमान गावस्कर या दीपिका कुमारी। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में जो भारत की जो महिला टीम की बात करी थी, ये तीनों शामिल है। तनिषा भी शामिल है, सुरेखा और मधुमा, ये तीनों शामिल है। ये दीपिका जो है ये शामिल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी इस जो है स्टेज 2 में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो है आयोजित स्टेज 2 की बात करें तो भारत की टीम फाइनल में पहुंची और पुरुष टीम में ओजस देवतले और अभिषेक शर्मा शामिल है। महिला टीम में सुरेखा वेनेम और तनिषा वज्रज्योति मधुमा शामिल है। दीपिका कुमारी इस टीम में शामिल नहीं, जैसे कि मैंने ऑप्शन में बताया था। प्रतियोगिता में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारत का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना है। यह मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी महासंघ के तहत हुआ है और महिला टीम की सभी सदस्य वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में हैं। यह भारत की लगातार तीसरी बार फाइनल में एंट्री है और टीम का मार्गदर्शन अनुभवी कोचों द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत अगले 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा? 42, 50, 52 या फिर 60। तो फ्रेंड्स, अगले 5 वर्षों में जो भारत अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजेगा वो फ्रेंड्स 52 सैटेलाइट भेजेगा। फ्रेंड्स, ये सैटेलाइट समुद्र में और यह रक्षा निगरानी के लिए होंगे और इसरो द्वारा इनकी योजना और लॉन्चिंग की जाएगी। उपग्रह सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा में टेक्नोलॉजी बढ़त दिलाएंगे। इससे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी और इसमें भारत नौसेना और सेना को लाभ मिलेगा। सैटेलाइट रात दिन हर मौसम में निगरानी करेंगे और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम को बढ़ाना है। योजना रक्षा मंत्रालय और इसरो के सहयोग से लागू होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीआई निर्देशक का कार्यकाल कब तक हो रहा है? 15 मई तक। तो फ्रेंड्स, 15 मई या फिर 20 मई या फिर 25 मई या फिर 30 मई। फ्रेंड्स, सीबीआई जो निर्देशक उनका जो कार्यकाल कब तक समाप्त हो रहा है? तो हो रहा है फ्रेंड्स 25 मई तक। वर्तमान में जो सीबीआई जो निर्देशक है उनका जो कार्यकाल 25 मई को समाप्त होगा और सरकार द्वारा सेवा विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नियुक्त प्रधानमंत्री सीजीआई और विपक्ष नेता
की समिति करती है और सेवा विस्तार पर अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा होगा और सीबीआई निर्देशक का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है। संस्था भ्रष्टाचार विरोध प्रमुख एजेंसी और सीबीआई की भूमिका कई हाई प्रोफाइल केसों में रही। निर्देशक की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया में होती है। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है। अगले निर्देशक का नाम जल्द ही घोषित होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज, एंजेला मार्केल, फ्रैंक वॉल्टर इटाइन मायर या फ्रेडरिक मर्ज। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रेडरिक मर्ज है, ये जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज जो है 6 मई 2025 को जर्मनी के 10वें चांसलर बने और वे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से संबंधित है और उन्होंने ओलाफ सोल्ज का स्थान लिया जो दिसंबर 2021 से मई 2025 तक चांसलर रहे। मर्ज ने सीडीयू और सीएसयू और एसपीडी के गठबंधन के समर्थन से चांसलर पद प्राप्त किया है और पहले दौर के मतदान में उन्होंने आवश्यक 316 में से केवल 310 वोट मिले, लेकिन दूसरे दौर में 325 वोट के साथ चुने गए। उनका गठबंधन ब्लैक रेड कोएलिशन कहलाता है, जिसमें सीडीयू और सीएसयू और एसपीडी यानी लाल शामिल है। मर्ज का मुख्य ध्यान जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और यूरोप संघ में देश की भूमिका को मजबूत करने में है। उन्होंने फ्रांस और पोलैंड की यात्रा कर यूरोपीय सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दिखाई है। उनकी सरकार ने रक्षा खर्च को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। मर्ज के नेतृत्व में जर्मनी ने रूस और चीन के प्रति सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेज कहाँ किया है? नानेघाट महाराष्ट्र में, कणगहली कर्नाटक में, गुड़ाराम रिजर्व फॉरेस्ट तेलंगाना में, नासिक गुफा महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 जो है प्राचीन शिलालेखों का जो दस्तावेजीकरण कहाँ किया? तो ये किया है फ्रेंड्स गुड़ाराम रिजर्व फॉरेस्ट तेलंगाना में। फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के गुड़ाराम रिजर्व फॉरेस्ट में सातवाहन काल में संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है और यह शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के है, जो दक्षिण के प्राचीन राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। इन शिलालेखों में त्रिशूल और डमरू जैसे धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख है, जो दक्षिण भारत में धार्मिक प्रतीकों के प्रारंभिक प्रयोगों को दर्शाते हैं। एएसआई की यह सर्वेक्षण टीम इपिग्राफी निर्देशक के मुनिरत्नम रेड्डी के नेतृत्व में 19 से 30 अप्रैल को की गई थी। यह खोज जो है सातवाहन काल के दौरान बौद्ध धर्म संरक्षण और धार्मिक प्रतीकों की राजनीतिक सत्ता से संबंधित संबंधों को उजागर करती है। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि सातवाहन राजकुमार कुमार हुकुसिरी और चुट्टू वंश के बीच मैत्री पूर्ण संबंध थे, जो उस समय के राजनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं। यह कुछ तेलंगाना के प्राचीन राजनीतिक परिदृश्य और राजवंशी संगठनों में से राजकीय गठबंधनों में क्षेत्रों की भूमिका को उजागर करती है। ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में स्टालिनग्राड की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का अनावरण हुआ है? बीजू पटनायक का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, लाला लाजपत राय का। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है स्टालिनग्राड की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली में जो है रूसी दूतावास में किसका स्मारक अनावरण हुआ है? तो बीजू पटनायक का। फ्रेंड्स, बीजू पटनायक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उड़ीसा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राड की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजू पटनायक ने रॉयल इंडिया एयर फोर्स में पायलट के रूप में सोवियत संघ के लिए आपूर्ति और सहायता भेजने में योगदान दिया। स्टालिनग्राड की लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी। बीजू पटनायक को इस स्मारक के रूप में सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने स्टालिनग्राड की घेराबंदी के दौरान सोवियत सैनिकों के लिए आपूर्ति भेजने का साहसिक कार्य किया।
इस समर्पण की घोषणा और अनावरण समारोह में रूसी दूतावास के अधिकारियों के साथ भारतीय नेताओं ने भी भाग लिया है। बिजू पटनायक की वीरता को मान्यता देते हुए इस स्मारक का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। रूस और भारत के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय की मित्रता को बढ़ावा देने के लिए यह स्मारक स्थापित किया गया। बिजू पटनायक का नाम जो है भारतीय इतिहास में उनके योगदान और साहसिक कार्यों के कारण हमेशा याद रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने हस्तक्षेप के बाद पिपरवाहा बौद्ध अवशेषों की नीलामी कहाँ स्थगित कर दी है? हांगकांग में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? फ्रेंड्स, हांगकांग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, अवशेषों की खोज जो है, पिपरवाहा अवशेषों की खोज 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरवाहा स्तूप से ब्रिटिश अभियंता विलियम्स क्लेक्सटन पेपवे द्वारा की गई थी। अवशेषों का महत्व, इन अवशेषों में बौद्ध के अस्तित्व, अवशेष रत्न, सोपस्टोन और क्रिस्टल के संदूक और सोने के आभूषण शामिल है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं। भारत सरकार की आपत्ति की बात करें तो भारत सरकार ने इन अवशेषों की नीलामी को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर कानून का उल्लेख मानते हुए सोथबी से उनकी नीलामी रोकने की मांग की थी। संस्कृति मंत्रालय ने 5 मई 2025 को सोथनी को कानूनी नोटिस जारी किया, जिससे अवशेषों की नीलामी तत्काल रोकने और भारत को उनकी वापसी की मांग की गई थी। संस्कृति मंत्रालय ने अधिकारियों ने जो संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने 6 मई 2025 को हांगकांग में सोथनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अवशेषों की पवित्रता और भारत के अधिकार का मुद्दा उठाया। सोथबी ने भारत सरकार की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए 7 मई 2025 को नीलामी स्थगित करने की घोषणा की और आगे की चर्चा के लिए समय निर्धारित किए गए हैं। इस नीलामी में शामिल अवशेषों में अनुमानित कीमत लगभग 12.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारतीय और बौद्ध समुदाय की प्रतिक्रिया, नीलामी की घोषणा के बाद भारतीय और के जो अवशेषों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन जिलेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, यशोभूमि में, नेहरू सेंटर में, बेंगलुरु, जयनगर में, हैदराबाद में? तो फ्रेंड्स, ये जो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर का जो सम्मेलन किया नई दिल्ली यशोभूमि में, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था और सम्मेलन में नवीनतम अंतरिक्ष मिशनों, उत्कृष्ट केंद्र और स्पेस स्टार्टअप्स के योगदान को साझा किया गया। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विशेष रूप से मंगल मिशन, चंद्रयान मिशन और गगन मिशन के तहत मिशन पर जो है महत्व पर चर्चा की गई। बात करें भारत का जो आंतरिक कार्यक्रम विशेष रूप से मंगल मिशन, चंद्रयान मिशन, गगन मिशन पर चर्चा की गई और उद्घाटन सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भविष्यवाणी और गहरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन में भारत, रूस, भारत, EU और भारत अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ भविष्य के आंतरिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के निचोड़ के साथ। आई होप आपको क्लास पसंद आएगा। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए ऐसे सेशन अगर आपको चाहिए तो इसमें लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे सेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके।